अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाजरीन, आलमी सतह पर भारत की रुसवाई का सिलसिला बरकरार है। आज दुबई एयर शो में भारतीय इंडिजिनस फाइटर प्लेन है वो गिरकर तबाह हो गया और इसका जो पायलट है वो भी हलाक हो गया। जबकि 2 दिन पहले भी तेजाज तैयारे का ऑयल टैंक लीक कर रहा था और ये खबरें जो हैं वो पूरे इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बनी थी। तो प्रैक्टिकली इस वक्त हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार का जो मेड इन इंडिया नारा है वो बड़ी तनकीद का शिकार है। इंडिया में भी इसके ऊपर काफ़ी बात हो रही है। और दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह इस एयर शो में पाकिस्तानी JF-17 थंडर इसने काफ़ी धूम मचाई है और पाकिस्तानी JF-17 थंडर जो है शायकीन और साथ साथ जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने बड़ी गहरी दिलचस्पी जाहिर की है इसकी ख़रीदारी में। हमारे साथ इस वक्त दिफाई तजियाकार एयर कमोडोर खालिद चिश्ती रिटायर्ड मौजूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि एक तो जंग में एक जंगी माहौल होता है, बड़ा प्रेशर होता है, लेकिन एक एयर शो में इस तरह का हादसा, वो भी कि एक दिन पहले इस तैयारे के ऑयल लीक कर रहा था, फिर यह हादसा, इसकी क्या अहमियत है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? जी इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। और एज ए फाइटर पायलट मैं ट्रिब्यूट या उसको एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि अफसोसनाक हुआ है उनकी और फैमिली के साथ हमदर्दी करना चाहूंगा एज ए प्रोफेशनल राइवल। लेकिन अफसोसनाक वाकया जाहिर है हिंदुस्तान एयरफोर्स के लिए भी बहुत बड़ा ये धचका है और ये वो एयरफोर्स है जो दुनिया में 5वें नंबर पर अपने आप को कहती है और है भी। और वो अभी जो मई का हादसा हुआ था उनके साथ, उससे रिकवर नहीं कर पाए थे अपने इमेज को या दुनिया में एक इंप्रेशन जो उनका था एक एयरफोर्स का, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी प्रोफेशनल, उसके बावजूद जो खास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने इतनी दफा जहाजों का याद कराया, तो ये बहुत बड़ी उनके लिए एम्बेरसमेंट कुछ अरसे से चल रही थी। और अभी वो पूरी कोशिश कर रहे थे, आपने देखा कि हमारे अपने एयरफोर्स चीफ 2 दफा आए लेकिन दुनिया मानने को तैयार नहीं है कि उनका नुकसान नहीं हुआ और ये भी मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान किया। तो इस रोशनी में आप जो प्रेशर की बात कर रहे थे, जंग का प्रेशर अपना होता है, लेकिन मैं थोड़ी सी ऐड करता चलूं, ये जो एयर शोज होते हैं इनका भी बहुत प्रेशर होता है क्योंकि पूरा मुल्क आपकी तरफ देख रहा होता है कि आपने जहाज को मार्केट करना है। वहाँ के पोटेंशियल क्लाइंट और कस्टमर्स वहाँ हजारों की तादाद में आए होते हैं। यहाँ $1 बिलियन की ये एक स्टेज सेट होता है, उसमें आपने एक बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होती है अपने जहाज की ताकि दुनिया आपके जहाजों से इंप्रेस हो, आपकी प्रोफेशनलिज्म से स्किल, और उस जहाज को कोई ऑर्डर मिले यानी एक्सपोर्ट करें। वो एक अलग संस्था हिंदुस्तान के लिए हिस्ट्री है कि वो जहाज इतने सालों में वो खुद ही नहीं इन्वेस्ट कर पाए। पिछले 40 सालों से वो जहाज बना रहे हैं और आज सिर्फ 40 जहाज उनकी एयरफोर्स के पास मौजूद हैं जिन्होंने तकरीबन 850 MiG-21 को रिप्लेस करना था। और ये वो MiG-21 है जिनको फ्लाइंग कॉफिन कहते हैं। ये 1960s इंडक्ट हुआ था जहाज और अब आकर पिछले महीने रिटायर किए गए हैं। और उन 850 में से MiG-21 में से सेफ्टी रिकॉर्ड उसका भी अच्छा नहीं था, उसमें से 400 क्रैश किए हैं जहाज, एक बात। और दूसरी बात है 400 में से 200 पायलट उसमें भी साथ गए। ये वही जहाज है जिसको सब मीडिया फ्लाइंग कॉफिन या विंडो मेकर कहता है। बिल्कुल। तो ये उस जहाज की रिप्लेसमेंट था। अब ये चाह रहे थे कि हम अभी नहीं इंडक्ट कर पाए लेकिन अगर हम मार्केट अच्छा ऑर्डर मिल जाए तो उनको कोई बूस्ट मिल जाएगी जहाज को। अब मुझे वो भी जाहिर है ख्वाब में नजर ऐसा नहीं आ रहा कि वो कोई ताबीर होगी, कोई ऐसी उनकी पॉजिटिव होगी। और जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा धचका है हिंदुस्तान की प्रोफेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी डिफेंस इंडस्ट्री को, और जाहिर ओवरऑल जो उनकी खाक है ये बहुत बड़ा नुकसान है उनके लिए। ठीक, ऐसे में इस जंगी माहौल के दरमियान जो हम देख रहे हैं, जो इस वक्त रिसेंट पास्ट और देख रहे हैं एक दबाव है, तो इस माहौल में भारतीय एयरफोर्स जो है उसके ऊपर उनका मोराल आप किस तरह से देख रहे हैं चिश्ती साहब? देखिए इमरान साहब, उनका मोराल तो मैं पहले ही कंसर्न था कि जब हिंदुस्तान के एयरफोर्स चीफ 93 डेज के बाद तकरीबन 9 अगस्त को वो आते हैं मीडिया पर और 58 मिनट की तकरीर करते हैं जंग के बारे में और 28वें मिनट में जाके कहते हैं कि हमने भी 5-6 जहाज मारे पाकिस्तान के, यानी क्रेडिबिलिटी डेफिसिट तो वहीं से शुरू हो गया था 9 अगस्त को। उसके भी 2 महीने बाद इंडियन एयरफोर्स चीफ दोबारा आते हैं और कहते हैं 10-12 जहाज मारे हैं, फिर टाइम नहीं बताते। तो मैंने पहले ही एज ए प्रोफेशनल एयरफोर्स, मैं वैसे तो इज्जत करता हूँ लेकिन मैं हैरान था कि एयरफोर्स चीफ को 5 महीनों में ये भी नहीं पता लगा कि 10 जहाज थे या 12 थे, पहली बात। और फिर मैं उनके लिए मोराल का ये भी कंसर्न था कि ऐसा एयरफोर्स चीफ किस तरह अपने लोगों को फेस करते होंगे जिनको पता है कि हमने नहीं मारे, और एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं हमने 10-12 मारे हैं, ना टाइप बता रहे हैं, ना आप लोकेशन बताते हैं, ना आप उनका तरीका बताते हैं, ना डिजिटल फुटप्रिंट दिखाते हैं, ना रेडियो कॉल चलाते हैं पायलट्स की।
लेकिन आप कहते हैं हमने जहाज मारे। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट तो लोकल लोगों में भी, आम हिंदुस्तानी 1.4 बिलियन जो पॉपुलेशन में भी था ये, और इंटरनेशनल मीडिया भी अब कोई जगह नहीं दे रहा था इनको। अभी जो लास्ट एयरफोर्स चीफ 2 दफा आए हैं, मैं इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो कर रहा था कि किसी ने कोई ऐसी सनसनीखेज न्यूज चलाई है कि इंडियन एयरफोर्स चीफ करें, क्योंकि पाक फिजाइया के जो एयर वाइस मार्शल साहब आए थे 8 मई को, वो उन्होंने अपना काउंट किया, डिजिटल फुटप्रिंट दिए, रेडियो कॉल सुनाई, मलबे की लोकेशन बताई, और उसके बाद आपको 6 महीने से नजर नहीं आ रहे वो। बिल्कुल अपने प्रोफेशन में चलेगी। दैट इज कॉल्ड द साइलेंट ग्रेस। जबकि दूसरी तरफ एक नॉइजी रेटोरिक मुझे नजर आता है, एक शोर नजर आता है अपने बयानिए का, लेकिन दुनिया फिर भी मानने को पहले ही तैयार नहीं थी। और ऑन टॉप ऑफ दैट ये एक्सीडेंट हो गया है, तो जो प्रोफेशनलिज्म उनका था या क्रेडिबिलिटी समझ लेती, उसको बहुत बड़ा झटका लगा। ओके, अच्छा, ऐसे में कुछ खबरें जो इंडियन मीडिया में भी काफी गर्दिश करती रही दिफाई सौदों में करप्शन के हवाले से, तो आप समझते हैं कि इस तरह की बातें जो हैं फिर वो तकवीत मिलेगी उन्हें? इमरान साहब सिर्फ करप्शन नहीं, उनके एयरफोर्स चीफ ने एक पब्लिक सेमिनार में इसी साल 9 जनवरी को कहा था, और बड़ी अफसोसनाक, उनके लिए बड़ी अफसोसनाक बात की थी। उन्होंने कहा था टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड, ये पब्लिक में कहा था। और उन्होंने अफसोस का इजहार किया था कि मुझे 9 साल में 40 तेजास जो ऑर्डर किए थे उसका एक भी तेजास नहीं मिला। और उन्होंने कहा था कि मुझे जहाज इसलिए चाहिए कि मैं रेलेवेंट रह सकूं और दुश्मन पर अपना खौफ तारी रख सकूं। तो अब देखें, आपने, उन्होंने जनवरी में कहा और मई में वो खौफ ना तारी रख सके और ना रेलेवेंट रह सके। तो ये करप्शन के अलावा, क्योंकि उनका ब्यूरोक्रेटिक चेन बहुत लंबी है, उनके अप्रूवल बहुत देर से आते हैं, अगर मिलते हैं तो फंड पूरे नहीं होते। और ऑन टॉप ऑफ दैट इमरान साहब, अनलाइक पाकिस्तान एयरफोर्स जिसने 192 मुल्कों में से ये पहली एयरफोर्स है जिसने फाइटर जहाज खुद बनाया, जबकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान एयरफोर्स तो खुद नहीं जहाज बना रही, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हाल एक कंपनी है, उनके अंदर बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक रेड रिबन का प्रोसीजर है, अप्रूवल्स हैं, गवर्नमेंट फंड नहीं देती। अपार्ट फ्रॉम इट करप्शन ना भी हो तो उनका प्रोसीजर इतना लंबा है कि हर तरफ आप मायूसी देखते हैं इंडियन एयरफोर्स में। सही, और जाहिर है कि वो सारी चीजें, वो जो प्रोसीजरल हिकअप्स हैं, वो सारे इस वक्त रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इन हालात पे, इन वाकयात पे, और वहां पे उनकी जो पूरी समझ लें कि भारतीय फजाइया है उसकी नफ्सियात के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, आपके कीमती वक्त का थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और मौजू की तरफ बढ़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, 15 साल कबल 18वीं आईनी तरमीम को पाकिस्तान की बका, तरक्की और सालमियत का जामिन कहा गया, लेकिन वक्त ने साबित किया कि इख्तियारात और वसाइल तो सूबाई हुकूमतों को मिल गए, विफाक से सूबों को मुंतकिल हो गए, लेकिन हमारी सूबाई हुकूमतें उन वसाइल और इख्तियारात के ऊपर काबिज हो गईं। और ऐसे में हमने देखा कि जो बची कुची मुकामी हुकूमतें थीं वो इंतहाई बेकस और लाचार नजर आईं। नतीजा ये रहा कि सूबे तो तगड़े हो गए, लेकिन विफाक कमज़ोर हो गया, और फिर विफाक के पास कर्ज़ों की अदायगी और इसके साथ साथ दिफाई अखराजात के बाद इतना भी नहीं बचा कि जनाब वो PSDP यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड के ऊपर कोई काबिल ज़िक्र अमाउंट जो है रकम वो खर्च कर सकें। मुल्क लगभग 15 साल इसी डगर पर चलता आ रहा है, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि 10 मई जो जिस तरह पाकिस्तान ने अपनी साबित कर दिया कि पाकिस्तान का दिफा इस वक्त नाकाबिल तस्खीर है, तो फिर हर आम पाकिस्तानी अब ये सवाल करता है कि हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर, लेकिन हमारी मुआशी हालत क्यों नहीं सुधर पा रही? वो वक्त कब आएगा कि मुल्क तरक्की करेगा? वो वक्त कब आएगा कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से नुमाया होगा, कोई बड़े संगे मील उबूर करेगा? इसी तनाजुर में हमें बताया गया कि जनाब 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम जो है वो इसी तनाजुर में की जा रही है कि मुल्क आगे चले, एक कंसेंसस के साथ आगे चले। और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम का नामुकम्मल एजेंडा है उसको 28वीं आईनी तरमीम में वो पूरा हो जाएगा। इस हवाले से जो बात की जा रही है, सबसे पहले वो NFC अवार्ड की जो तकसीम है इसको रिकन्सिडरेशन इसके ऊपर की जाएगी, फिर मुकामी हुकूमतें जो है इनको किस तरीके से मज़ीद फ़ाल किया जाए, और उन सब से बढ़ के नए सूबों के क़याम के हवाले से लेजिस्लेशन जो है वो की जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मौजूदा
ज़्यादा सियासी जमातें इस निज़ाम को हज़म कर पाएंगी या उनको ये काबिल कबूल होगा। और इसी तराजुर में अगर हम सिंध की बात करें तो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान लफ्ज़ी गोलाबारी जो है बड़ी शद्दोमत से इस वक्त जारी है। इन तमाम चीज़ों का हम पहलू एक जायज़ा लेंगे अपने प्रोग्राम में। कराची स्टूडियो में नुसरत अमीन साहब इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, और फ़हीम सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बड़ा नाम। फ़हीम सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नुसरत अमीन साहब, ये फरमाइएगा, ये जो बाज़गश्त है इस वक्त 28वीं आईनी तरमीम की, क्या इसका एजेंडा कहा जा रहा है आपके नज़दीक? देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो जैसे आपने अपने तारुफ में बताया कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर का ये, उसमें ये कि लोकल बॉडीज़ गवर्नमेंट अगर एग्जिस्ट भी करती हैं किसी भी शेप में या किसी भी फॉर्म में, और उनके वो एम्पावर्ड नहीं है फुली, ख़ास तौर पे फाइनेंशियली एम्पावर्ड नहीं है, तो उनके होने या ना होने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो 28th अमेंडमेंट के पीछे MQM अगर बहुत ज़्यादा बज़िद है उसको सपोर्ट में या उससे उम्मीद लगाई बैठी है तो उसकी बड़ी वैलिड वजूहत है, क्योंकि 27वीं तरमीम में इस तरह की कोई रेमेडी मौजूद नहीं थी, इसलिए उनके लिए अगला स्टेप ही उनकी। लेकिन बहुत से मुबस्सरीन, जिनमें शायद मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे नहीं पता कि 28th अमेंडमेंट का बिल पेश किए जाने के कितने इम्कानात हैं और कितने नहीं हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट एक एडवाइज़र की तरफ से आया है, एक एडवाइज़र की तरफ से आया। फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कोई बात की है, तो फैसल वावडा साहब, कोई पोजीशन उनके पास हो या ना हो, लेकिन जब वो कोई बात करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड ज़रूर होता है, वो एक पोजीशन बन जाती है। एक ज़माने में पीर पगारा साहब जो कुछ कहते थे तो शायद वो आज के पीर पगारों हैं, तो उनकी बात को सुनना ज़रूर पड़ता है। तो मेरा ख़्याल ये है MQM के हवाले से, MQM पाकिस्तान के हवाले से, वो ये है कि कभी भी कोई पार्टी बाइकआउट करती है इलेक्शंस का, तो उसकी बुनियादी वजह नफ्सियाती होती है, उनकी अपनी कमज़ोरी। उनको कहीं ना कहीं ये ख़दशा होता है कि वो इलेक्शंस में अपने वोट बैंक को या रिवायती वोट बैंक को मेंटेन कर पाएंगे या नहीं। MQM पाकिस्तान के साथ कंसिस्टेंटली यही प्रॉब्लम रही है, और MQM के बहुत से धड़े जो इलेक्टरल पॉलिटिक्स में कभी कामयाब नहीं हुए, शायद MQM पाकिस्तान की लीडरशिप को कहीं ना कहीं जहन के किसी कोने में ये ख़दशा हो कि कहीं उसी तरह के धड़ों की तरह इनकी तकदीर ना हो। यानी आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि लोकल बॉडीज इलेक्शन का जो बायकॉट किया था वो एक वाइज कॉल नहीं थी आपके नज़दीक? कोई इनका इंटरनल इलेक्शन का बायकॉट किसी भी सूरत में वाइज कॉल हो ही नहीं सकती, और इससे पहले भी जिन दूसरी पार्टीज़ ने भी जिन इलेक्शंस में माजी के बायकॉट किए हैं उनको उस पर रिग्रेट ही है। ठीक है, फ़हीम सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा, 28वीं आईनी तरमीम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी तारीख साज कामयाबी समझती है, और इस डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स के हवाले से अब जो खदोखाल सामने आ रही है जिसके ऊपर बात की जा रही है, तो क्या पीपल्स पार्टी आप समझते हैं कि एक कदम पीछे हटेगी? ये तो डू और डाई की बात की जाती है ना 18वीं आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी जब लेती है। देखिए इमरान, एक तो पहले मैं आपकी एक बात का जवाब दे दूं कि आपने पूछा कि 28वीं जो आ रही है उसमें क्या है, थोड़ा सा मैं उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दूं। बिल्कुल। कि देखिए, आपने वर्ल्ड बैंक से और IMF से कुछ मुआहदे कर रखे हैं और कुछ शराइत हैं जो इन आलमी मालियाती इदारों की भी हैं। उसमें जो अहम तरीन है वो ये है कि आप अपने नैब के जो कवानीन हैं उनमें तरामीम करेंगे, और नंबर 2 ये है कि जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है आप उसको पाबंद करेंगे कि वो अपने असासे जो है, चाहे वो मुल्क से बाहर हों या मुल्क के अंदर हों, वो डिक्लेयर करेंगे। बिल्कुल। तो 28वीं तरमीम में ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें तो होने जा रही हैं। उसके बाद जाहिर है MQM एक तवील अरसे से बात कर रही है कि जनाब जो इख्तियारात की जो अदम मरकज़ियत है वो होनी चाहिए। उसके ऊपर भी डेफिनेटली जो MQM की तरामीम है वो 26 में शामिल नहीं हो सकी, 27 में शामिल नहीं हो सकी, तो MQM को बहुत ज़्यादा यकीन है कि वो 28 में शामिल होंगी, और 28वीं तरमीम में जो है उनकी तरामीम को शामिल करके जो है कुछ ऐसे कवानीन ले आए जाएंगे जिनके नतीजे में जो सिंध की सूरत हाल है और ख़ास तौर पर जो कराची की सूरत हाल है उसमें बेहतरी आएगी। अच्छा, ये है वही MQM की पिक्चर जो MQM चाहती है।
कि ये होना चाहिए। और अगर मैं कराची के एक आम शहरी की हैसियत से बात करूं तो मुझे भी यही लगता है कि जनाब कराची का हाल जो है वो बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। लेकिन जब मैं पीपल्स पार्टी की ऐनक लगा के देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि जनाब कराची की सूरत हाल तो बहुत अच्छी है। कराची में पीपल्स पार्टी ने जो है वो कई मंसूबे शुरू किए हुए हैं। पीपल्स पार्टी कराची में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना चाहती है, और ऐसे दावे ऐसे बयान जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से सामने आते भी रहते हैं। लेकिन जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और ये पीपल्स पार्टी को किसी भी तरह से सूट नहीं करती कि इसमें जो है वो कोई तब्दीली आ जाए। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ। हाँ। देखिए, जो इस वक्त सिचुएशन है और जो 18वीं तरमीम के जरिए जो सिंध को और खासतौर पर पीपल्स पार्टी को जो एक ना खत्म होने वाला इख्तिदार मिला है, 18 साल हो चुके हैं उसे, वो इख्तिदार उससे छिन भी सकता है। और बात अब बहुत क्लियर हो रही है कि सूबों की बात, सूबों की तकसीम, सिंध की तकसीम और सूबों के क़याम की जो बात हो रही है वो पीपल्स पार्टी को बेसिकली उससे वो पावर छीन लेगी, वो 18 साल का इख्तिदार छीन लेगी। वो बेसिकली जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा मसला है। मरसू मरसू सिंध ना डेसों का जो नारा है ना, वो बेसिकली सिंध के धरती के लिए नहीं है। वो इसलिए है कि आपसे आपके इख्तियारात छिन जाएंगे, आपसे आपकी वो पावर शेयरिंग हो जाएगी जो आपके पास इतने अरसे से थी, जिससे इससे पहले कोई शेयर नहीं कर रहा था। ये वो प्रॉब्लम है जिसकी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ये कहती है कि वो तकसीम नहीं होने देगी। और बहुत क्लियर है एमक्यूएम का स्टांस इसके ऊपर कि जनाब क्या सिंध की तकसीम से पाकिस्तान तकसीम हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो रहा ना। और क्या सिंध में सूबे बनेंगे खाली? ऐसा भी नहीं हो रहा। तो फिर ये वाला जो जवाब है ये बिल्कुल ही मैं समझता हूं कि एक लायानी है, और इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है। ठीक है नुसरत साहब, इस सवाल को आगे लेकर चलते हैं। अब जाहिर है कि जी, ये जो बात की जा रही है, और ये जो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वाज़ेह ये कहा गया था कि 17 साल से जो कब्जा है उसको छुड़ाया जाएगा एमक्यूएम की जानिब से। तो आगे किस तरह के हालात होंगे, क्या एक पस मंजर आप बनता हुआ देख रहे हैं अगर ऐसा हुआ इन लाइन में? चाहे अक़वाम के दरमियान तनाज़ात हों, चाहे विद इन ए स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान या ग्रुप्स के दरमियान, मसला कब्ज़े और इख्तियारात का ही होता है। लेकिन होता क्या है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ पॉलिटी है उसमें इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, ठीक है ना। और एक कंट्रोलिंग पावर है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि फ़हीम की बात को मैं दूसरे तरीके से एग्री करूँगा कि कम से कम सूबे के लेवल पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी को एक्सप्लॉइट कर रही है। ये वही एक्सप्लॉइटेशन है जो मोदी हिंदुस्तान में कर रहा है, ये वही एक्सप्लॉइटेशन है जो पुतिन रूस में कर रहा है, और ये वही एक्सप्लॉइटेशन है जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कर रहा है। अब कहां से कहां मिला रहे हैं ठीक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। देखें, माइंडसेट ये है कि हमें वोट मिलना है अगले इलेक्शंस में भी चाहे उसके इलेक्शंस में भी, तो जो करना है करो। एक बात मैं और ये कहूँगा, फ़हीम सिद्दीकी की बात की कंटिन्यूएशन में, वो ये कि प्रोविंस, देखें प्रोविंस का बनना या ना बनना ये कौम की भलाई के तनाजुर में सोचना चाहिए, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, किसी एक इंतजामी लिहाज से ये बनेगा। क्यों बनेगा? 47 से लेकर अब तक आपका मुल्क जिस शक्ल में है, अगर उसी शक्ल में रहना है तो सुबह बनने का भी कोई फ़ायदा नहीं, और सुबह बनना कोई गुनाह भी नहीं है, और सुबह कोई लाजमी चीज़ भी नहीं है। आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको टैकल करते हैं, चीज़ों को नहीं कर सके ना, असल वजह तो यही है। असल वजह यही है। फ़हीम साहब, ये भी बताइए, एक ऐसी पार्टी जो कौमी असम्बली में 21 सीटें हों, सूबाई असम्बली में 36 सीटें हों, सेनेट में 1 सीट हो, 2 उसके वजीर मुमलिकत जो इसके वफाकी वजीर भी हों, वो पार्टी बल्दियाती इलेक्शन से बाइकआउट कर जाती है। वो पार्टी जो रात 1-1:30 बजे अपनी विक्ट्री स्पीच दे जाती है नेशनल असम्बली के इलेक्शन में। तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे थे, क्या सूट करता था? क्योंकि जो प्रेजेंस है इस वक्त एमक्यूएम की कराची हाइट्स के हवाले से, कराची के इश्यूज के हवाले से, चाहे वो भत्ता माफिया जो इस वक्त बढ़ रहा है उसमें देख लें, स्ट्रीट क्राइम में देख लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बदहाली है उसमें देख लें, बिजली गैस पानी सबसे बड़ा मसला है इसमें आप देख लें, जो डंपर माफिया है उसमें देख लें, इररेलेवेंट है इस वक्त आवाम की, उसमें इररेलेवेंट आपको नजर आती है कि नहीं आती है? देखिए, जो एमक्यूएम की इंटरनल रिफ्ट है, बेसिकली आप उसके ऊपर मुझसे सवाल कर रहे हैं, और सवाल बनता भी है, डेफिनेटली बनता है। लेकिन उससे पहले जो मैं आपके उस सवाल का जवाब दे दूं कि एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट क्यों किया, तो जनाब एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट नहीं किया, एमक्यूएम से बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट कराया गया। और ये हकीकत है कि ये शहर जो है वो प्लेट में रखकर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी कराची में
इस लेवल पे नहीं थी कि वो यहाँ पे अपना मेयर बना सके। कराची क्या, हैदराबाद में भी कभी नहीं थी, लेकिन इस बल्दियाती इंतखाबात में ये शहर पीपल्स पार्टी को दिया गया। अब उसके बाद तवक्को यही थी कि ये शहर किसी हद तक जो है वो बेहतर होगा, पीपल्स पार्टी के पास जो है वो चूंकि सूबाई हुकूमत भी होगी, शहरी हुकूमत भी होगी, तो इस शहर में जो है वो तरक्की नजर आएगी, शहर की सूरत हाल संभलेगी, इस शहर में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, इस शहर की सड़कें बेहतर होंगी, इस शहर में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर शायद बेहतर हो जाए, और भी बहुत कुछ तवक्कात थी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। और फिर जाहिर है सवाल उस जमात से होगा जो जमात इस शहर की दावेदार होती है, दावेदार कहलाती है, कहती है कि हम, ये शहर हमारा है, जो इस शहर को ऑन करने की बात करती है। जब उस जमात से सवाल होगा तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि आपने बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट क्यों किया। अब एमक्यूएम इसके जवाब में कुछ भी कहती रहे, लेकिन ये एक ऐसा काम एमक्यूएम कर गई है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के कि उसका वो कोई जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। अब आप उसके बाद जो है 148 की बात कर लें कि हमें जो, हम उसके लिए जो है असेंबली में जाना चाहते, वो अदालत जाना चाहते थे, हम चाहते थे कि वो पावर्स आ जाएं, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ भी गया तो आपको क्या मिल गया है भाई? आपको तो नहीं हो अभी तक कुछ मिला कि जनाब पावर जो है वो नीचे तक आ गई हूँ। तो एमक्यूएम इस वक्त बहुत ही कमजोर, इस वक्त उसका स्टांस है, और उसका जो एक, मैं ये कहूंगा कि बहुत कमजोर कदमों पे खड़ी हुई है। ठीक है, अब ये स्टांस कितना कमजोर है, ये स्टांस कितना कमजोर है, और इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर भी हम देख रहे हैं कि दाखिली तौर पे भी कुछ इश्यूज हैं, कुछ मसाइल का सामना है। वो क्या है, इनके ऊपर मैं बात करूंगा। नुसरत अमीन साहब भी मौजूद हैं, फ़हीम सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नुसरत साहब, ये पहले फरमाइए कि जनाब जमात इस्लामी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, या एमक्यूएम हो, या पीपल्स पार्टी हो, अगर मैं शुरू की तीन जमातें, जमात इस्लामी, पीटीआई और एमक्यूएम, जो मेन मसाइल थे, कोटा सिस्टम, उसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं हुआ, जो मरदमशुमारी, उसमें कराची को पूरा नहीं गिना जाता, ये सारी जमातें जो हैं ये सोलो फ्लाइट क्यों लेती हैं? ये सब एक साथ मिलकर इन मसाइल को हल करने की तरफ क्यों नहीं बढ़ती आगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो क्लैशेस या कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं वो इनहेरेंट रहे हैं, और एक तासुर क्या, जो कि हकीकत है, जिसका एक दूसरे लफ्ज़ों में फ़हीम सिद्दीकी ने भी इजहार भी कर दिया कि जो बाइकाट किया था, जिसको मैंने रैंडमली ये कह दिया कि जी एमक्यूएम ने बाइकाट किया था, वो बात सही है कि उनसे बाइकाट करवाया गया था। बात यह कि जब आपके पास वोट बैंक नहीं है, या आपको अपने वोट बैंक पे जब भरोसा नहीं है, तो आपकी स्टैब्लिशमेंट के साथ जो निगोशिएटिंग पावर होती है वो मुतासिर होती है। मिसाल के तौर पे इस वक्त स्टैब्लिशमेंट के साथ, सो कॉल्ड स्टैब्लिशमेंट के साथ, या उसके एक छोटे से हिस्से के साथ, जो पीपल्स पार्टी की बज़ाहिर जो निगोशिएटिंग जो एक सिलसिला चल रहा है, वो मुझे बेहतर लग रहा है। अगर ये कुछ बातें मान रहे हैं, वो बार्गेनिंग पावर बेहतर है, जो अगर ये कुछ बातें उनकी मान रहे हैं, तो वो भी उनको भी इनकी बातें कुछ मानना पड़ रही हैं, ख़ास तौर पे कराची के डेवलपमेंट के हवाले से, कराची में इख्तियारात के हवाले से, और पॉलिटिकल मासेस में पॉलिटिकल पावर के हवाले से। तो अब आप बात जो है वो असल में ये है कि जब कोई पार्टी इलेक्शन हारना शुरू कर दे या पावर से हटा दी जाए, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स या विद इन फैक्शंस बनना शुरू हो जाते हैं। ये तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब, ठीक है, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़हीम साहब सवाल यही था मेरा कि जब कराची आइट की बात करते हैं, आप भी कराची आइट है, मैं भी, मुझे पता है यहाँ के जो मसाइल हैं, जो वोट दिया जाता है, कराची का जो एक शहरी है, चाहे वो मुहाजिर हो, उर्दू स्पीकिंग हो, या यहाँ पे रहने वाला सिंधी, बलूची, पख्तून, कोई भी हो, उसको तमाम मसाइल का सामना है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये मिल के एक इशूज़ के ऊपर क्यों नहीं काम करती है? सोलो फ्लाइट हमेशा एक दूसरे से मिला जरूर जाता है, लेकिन उसके बाद हर कोई एक अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठा होता है। देखिए, पीपल्स पार्टी के पास 18 साल से बिला शिरकत गैर पावर है ना इस वक्त, तो पीपल्स पार्टी तो ये तमाम मसाइल हल कर सकती है, उसे तो किसी दूसरी जमात की सपोर्ट नहीं चाहिए। माजी में चला जाता हूँ तो एमक्यूएम के पास भी इसी तरह की पावर रही, लेकिन एमक्यूएम ने भी मसाइल हल नहीं किए। मुस्लिम लीग जो है वो 2/3 अक्सरियत से जो है वो मुल्क के वज़ीर आज़म को मुंतखब कर लेती है, मसाइल हल करना चाहते कर लेते। मसला ये है इमरान साहब कि मसाइल हल हो गए तो सियासत किस पे हो? लेकिन मसला ये ना कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो सूबों में डोमिनेंट हैं उनको ये सूट नहीं करता। फ़हीम, मैं एक और चीज की तरफ आपको लेके चलना एक बात मैं थोड़ा सा, आई एम सॉरी टू क्रॉस यू ऑफ, कि
बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। अगर आप दुनिया की मुख्तलिफ डेमोक्रेसीज़ को देखें, मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी तो अपना रंग दिखा रही है पूरी दुनिया में, ये बात हो गई। शायद ये थोड़ी सी रेलिवेंट हो अगर डिटेल में जाए, लेकिन बहुत सारी, जैसे जो कल्चरल माइनॉरिटीज़ हैं, जो पिकेट्स में जो ग्रुप्स रहते हैं, मिसाल के तौर पे कि एक ख़ास ज़बान बोलने वाले, एक ख़ास कल्चर से ताल्लुक़ रखने वालों की तादाद 1 करोड़ है और एक छोटी सी माइनॉरिटी है 1 लाख की, 2 लाख की, तो वो उसके एक्सप्लॉइट होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। मैं लास्ट थोड़ा सा, क्योंकि वक्त है, मैं ये चाहूँगा कि इस वक्त एक ही इशू, एक ही मसले को लेकर एमक्यूएम में 24 घंटे में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब और उनके साथ अनीस कायम खानी साहब मौजूद थे, और जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें डॉक्टर खालिद मकबूल, डॉक्टर फारूक सत्तार और गवर्नर कामरान टिस्सोरी। मौजू एक ही, क़यादत अलग और कारकुनान भी अलग। ये क्या मामला है, एमक्यूएम के अंदर क्या पक रहा है इस वक्त? देखिए, पिछले 10 सालों से यही सूरत हाल है एमक्यूएम में, ठीक है। अगर मैं 22 अगस्त से अब तक की बात करूं तो एमक्यूएम की सूरत हाल ऐसी ही है कि उसे अब कोई और ही चला रहा होता है। और जो कुछ जनवरी 2023 में हुआ, जिस तरह का इंतजाम हुआ, कि उस इंतजाम के नतीजे में आप मुझे कम से कम एमक्यूएम में कोई भी, जिसे मैं कहूँ ना, बेहतरी की तरफ जाती हुई पार्टी वो नजर नहीं आ रही। और एक ऐसी रिफ्ट मुझे वाज़ेह नजर आ रही है कि एमक्यूएम में 3 इस वक्त ग्रुप हैं। एक जाहिर है मुस्तफ़ा कमाल अनीस कायम खानी का ग्रुप है, हाँ? उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी का ग्रुप है, डॉक्टर फारूक सत्तार का ग्रुप है। ये तीनों ग्रुप जो हैं अपने अपने तौर पर जो है वो काम करते हैं। और अब सिचुएशन ये आ चुकी है कि एमक्यूएम में बात ये की जाने लगी है, खासतौर पर वो लोग ये बात करने लगे हैं जो जनवरी 2023 से पहले ये समझते थे कि अगर पीएसपी और एमक्यूएम का इंतजाम हो जाता है तो ये बहुत बेहतर होगा, ये कौम के लिए भी बेहतर होगा। आज वो लोग ये चाहते हैं कि अगर तो मुमकिन हो तो पीएसपी दोबारा से जो है वो जिंदा कर दी जाए। मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब चाहे तो जाकर जो है वो दोबारा अपनी पीएसपी जिंदा कर लें। अगर वो ये नहीं करते तो ये दोनों असरात जो है वो कम से कम पार्टी में, पार्टी पॉलिटिक्स की सतह पर जो है वो खामोश होकर बैठे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस वक्त हो रही हैं, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से हो रही हो या खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से हो रही हो, हाँ। मैं इनको इस तरह इस एंगल से नहीं लूंगा कि जनाब ये 2 मुख्तलिफ चेहरे जरूर हैं, लेकिन बात दोनों ने एक ही की है। और ये जो है बेसिकली दिखाना भी था, जरूरी भी था कि एमक्यूएम में तमाम लोग जो हैं कम अज कम इन मसलों के ऊपर एक हैं। लेकिन एमक्यूएम के अंदर एक ऐसी रिफ्ट है इस वक्त कि जो पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। इसका मेजर बेनिफिशियरी इस डिवाइड एंड रूल का मेजर बेनिफिशियरी कौन? पीपल्स पार्टी। तो आगे भी आप इसी तरह की देख रहे हैं मामला? देखिए, जब पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी को ना लोगों को इस्तेमाल करना आता है। मैं लफ्ज़ स्क्रिप्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहता यहाँ पे, लेकिन उसी लोगों को इस्तेमाल करना आता है। चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो इदारे हों, उसे उन्हें इस्तेमाल करना आता है। ये एमक्यूएम जो इस वक्त ऐवान में भी मौजूद है, सिंध असम्बली के, वहाँ कितनी आवाज़ें उठाई हैं एमक्यूएम ने आज तक? क्या एमक्यूएम के लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी के वुज़रा के साथ मिलकर अपने काम नहीं करा रहे होते? वो करा रहे होते हैं अपने काम। उनको वही चाहिए बेसिकली। जिस वक्त इस वक्त जो ऐवान में लोग हैं, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरी बार या तीसरी बार ऐवान में पहुंचे हैं? 90% लोग ऐसे हैं जो पहली बार ऐवान में पहुंचे हैं। उन्हें ये पावर बहुत अच्छी लग रही है और इस पावर में उन्हें अपने लिए फायदे जो है उसी सूरत में मिल सकते हैं कि वो पीपल्स पार्टी के लोगों से बना के रखें। और जब पीपल्स पार्टी कुछ देगी तो कुछ लेगी फिर नहीं। तो इस तर्ज अमल से शहर के लिए, शहरियों के लिए क्या होगा? अरे इमरान, इसी शहर में रहते हैं ना आप और मैं भी। इस शहर में डंपर के जरिए लोग जो है वो कुचले जा रहे हैं। अब नवंबर तक जो है 210 वाकयात में जो है वो 300 के करीब लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। क्या कर लिया एमक्यूएम ने? इस शहर में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। इस शहर में रेड लाइन, पीपल्स पार्टी की रेड लाइन बन चुकी है, वो कंप्लीट नहीं होती। करीमाबाद का अंडरपास कंप्लीट नहीं होता। इस शहर में जो है वो स्ट्रीट क्राइम अब का जिन जो है बोतल से बाहर है। इस शहर में जो है वो इंटर बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड के दाखिलों का रिजल्ट जो है वो खराब किया जा रहा है, मेरिट तबाह किया जा रहा है, दाखिले नहीं मिल रहे। क्या कर रही है जी नुसरत साहब? यही सवाल जो है रात 1 बजे 1:30 बजे विक्ट्री स्पीच करने वाली जमात से कराची के लोग ये सवाल कर रहे हैं। देखिए इमरान, वो क्या आप उनके तर्जुमान नहीं है, लेकिन आपका एनालिसिस ज़ाहिर है। मैं तज़िया ही पेश कर सकता हूँ और जितनी गहरी नज़र फ़हीम की है एमक्यूएम के हवाले से या उनका जो दाखिली मामलात हैं, वो ज़ाहिर है मैं उस तरीके से उसको नहीं देख सकता। लेकिन मैं गवर्नेंस, ये सारे इश्यूज़ हैं, मैं कोई डंपर चलाने वालों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। वो भी इंसान है और उनके भी बराबर के राइट्स हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ आपको
कि कितना शोर हुआ कि डंपर जलाने वालों के साथ ये होना चाहिए, हमें बताएं अगर डंपर से कोई हलाकत होती है तो हमें बताएं, हम ये कर देंगे, आप जलाते क्यों हैं। वहाँ पर स्पॉट पे पहुँच के अपनी जान को ख़तरे में डाला उनके जो चीफ थे। अभी तक आपने कोई ऐसी बात या तजवीज़ सुनी है कि डंपर से होने वाले एक्सीडेंट्स को रोका जाए? किसी के मुंह से सुना है आपने ये बात? किसी जिम्मेदार, किसी पुलिस ऑफिशियल, किसी ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जो तर्जुमान सिंध हुकूमत है ना, उनका ये कहना है कि ई चालान से सब सही हो जाएगा। ये जो बाइकर थे, मेरे प्रोग्राम में उन्होंने बात की, जनाब ये आप रेकलेस ड्राइविंग करते हैं इसलिए आप डंपर की जद में आते हैं। सर, अगर सख्तियों से चीज़ें ठीक होनी होती तो दुनिया में सबसे अच्छे माशरे इस्लामी माशरे होते और कम्युनिस्ट माशरे होते, ठीक है, लेकिन उनका हशर हमने देख लिया। जी फ़हीम साहब, लास्ट वर्ड्स योर कंक्लूड कीजिएगा। जल्दी से ई चालान के ऊपर एक जुमला कह दूं। हाँ। देखिए, ई चालान में जो बेसिकली जुर्माने आयद किए गए हैं, उन जुर्मानों के हवाले से ना तो सिंध काबीना से कोई मंजूरी ली गई है और ना सिंध असेंबली से कोई मंजूरी ली गई है। मैं आपको ये ऑन ग्राउंड और बड़े यकीन से ये बात कह रहा हूँ और प्रूफ के साथ कह रहा हूँ कि ऐसी कोई मंजूरी इतने भारी जुर्मानों की नहीं ली गई। और जो आइन है और जो कानून है वो ये कहता है कि अगर आप फाइन का एक रुपया भी 2 रुपया कटते हैं तो आपको उसके लिए मंजूरी लेनी है। 4 अगस्त को सिंध असेंबली में कानून पे एक बिल पेश होता है, तो इसी साल की बात कर रहा हूँ, 4 अगस्त की, ठीक है। एक तरमीम पेश होती है मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम की। उनमें सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जनाब हम डीमेरिट पॉइंट्स जो हैं वो लेकर आ रहे हैं, और चंद और चीजें थी, उसमें कहीं फाइन्स का जिक्र नहीं था। 4 अगस्त को पेश होता है, 20 अगस्त को मंजूर हो जाता है, 1 सितंबर को जो है इसी एमकेएम के गवर्नर साहब जो है उस पर साइन करके उसे कानून का दर्जा दे देते हैं, और वो फिर नाफिज भी हो जाता है 1 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन के जरिए। मैं आपको दावे से ये बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड पे ये बात ला रहा हूँ कि जनाब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी सीट बेल्ट के ऊपर जुर्माना नहीं लिखा हुआ, और ट्रैफिक पुलिस सबसे ज्यादा जुर्माने सीट बेल्ट के ऊपर कर रही है। उसमें जो डीमेरिट पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो डीमेरिट पॉइंट्स वो नहीं है जो सिंध असेंबली से मंजूर हुए हैं। मेरे पास वो गजट नोटिफिकेशन मौजूद है और वो नोटिफिकेशन भी मौजूद है जो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जारी हुआ है। तो ये क्या है, इसके ऊपर किसने आवाज उठानी है? इसमें एमकेएम ने आवाज उठानी है। एमकेएम कहती है हम जो है हाईकोर्ट जाएंगे। जमात की भी मैं बात करूंगा, मुहाजिर कौमी मूवमेंट की भी मैं बात करूंगा, ये वहां पर जाके इसको चैलेंज क्यों नहीं कर रहा है फ़हीम साहब? आईनी अदालतों की जो शेप चेंज हो रहा है बेसिकली वो उसका वेट कर रहे थे। अब किसी हद तक जो है वो चीज़ें हो चुकी हैं, और मुझे ये कहा गया, बताया गया, जब मैंने एमकेएम से ये सवाल इसी अंदाज में किया जैसे भी मैंने यहाँ किया, मुझसे ये कहा गया कि नहीं, हम बहुत जल्द जो है वो सिंध हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन लेकर जा रहे हैं और आईनी पिटीशन लेकर जा रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि आईनी अदालत हमारी इस पिटीशन को सुने और वहां से इसके ऊपर फैसला आए। चलें, हम भी मुंतज़िर रहेंगे कि ये आईनी अदालत के पास जो है ये मामलात जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत अमीन साहब आपका भी, और फ़हीम सिद्दीकी साहब आपका भी। नाज़रीन, वेरी क्विकली आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।